नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में मतदान से 13 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान वोट को लेकर सबसे बड़ी बहस अचानक फिर से तेज हो गई। बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि सांप्रदायिक सियासत के वो असल चेहरे कौन हैं जो धर्मनिरपेक्षता का लवादा ओढ़कर वोट के लिए कौम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में करेंगे मुंबई के होटल से सामने आई नोट कांड और उसकी तस्वीरों की पड़ताल और बताएंगे कि वोटों का सौदा था या कोई सियासी चाल। लेकिन शुरुआत सांप्रदायिकता की सुविधा वाली सियासत को बेनकाब करने वाली खबर के साथ। पैदा होते हो ये जरूरी नहीं है। आप में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं है। तो आज इस सेगमेंट की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि चुनाव के दौरान मुसलमान वोटरों को एकजुट करने की कोशिशों को धर्मनिरपेक्ष कोशिश और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिशों को सांप्रदायिक कोशिश क्यों कहा जाता है? आखिर किस इकोसिस्टम ने धर्मनिरपेक्षता की ऐसी परिभाषा गढ़ी है जो मुसलमानों को एकजुट करने की बात को एक धर्मनिरपेक्ष बात कहती है, लेकिन हिंदुओं के एकजुट होने से वो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। पीछे मसनद लगाकर आगे माइक लेकर कोई मौलाना बैठ जाता है और मुसलमानों से किसी खास पार्टी को जिताने की अपील करता है तो धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है। लेकिन हिंदू संत हिंदुओं के मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करें तो सांप्रदायिक बताए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और तो और अगर इन मौलानाओं पर मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी वाला आरोप लगाया जाता है तो ये आरोप लगाने वाले लोग कट्टर, फसादी, फिरका परस्त वगैरह वगैरह ठहरा दिए जाते हैं। और ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं और इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि अब से सिर्फ 13 घंटे बाद महाराष्ट्र और झारखंड का वोटर अपनी लोकतांत्रिक ताकत दिखाने जा रहा है। और यही वो दो राज्य हैं जिन्होंने धर्म की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता को लेकर इस बहस को और तेज कर दिया। और बहस ये कि मुसलमान एकता के मजहबी नारे धर्मनिरपेक्ष हैं तो हिंदू एकता के नारे सांप्रदायिक कैसे? तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर इस सुविधा वाली सियासत के हर चेहरे को आज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत इससे जुड़ी सबसे ताजा खबर के साथ। और अभी जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी का एक ऑर्डर है। और इस लेटर पैड पे क्या लिखा गया है जरा उसको गौर से पढ़िएगा। यह ऑर्डर बाकायदे संगठन के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया है और इसमें लिखा क्या गया है एक बार जरा वो देखिए। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट से इम्तियाज जलील और मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से अबू आजमी को समर्थन दिया है। और ऐसा करने के पीछे दलील दी गई है कि दबे कुचले, मजलूम और मजबूर तबकों के लिए ये दोनों जद्दोजहद करते हैं और राज्य में मुश्किल वक्त में कौम की आवाज बनते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की हमेशा से देश में एकता की कोशिश रही है। और आखिरी लाइन पर जरा गौर फरमाइए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें उसमें लिखा गया है कि मिल्लत के मफाद में हम हर कुर्बानी को तैयार हैं। मिल्लत का मतलब दीन यानी मजहब और मफाद का मतलब फायदा, यानी धर्म के फायदे के लिए ये लोग कुर्बानी देने की भी बात कर रहे हैं। ये पोस्ट वोटिंग से एक दिन पहले किया गया। और गौर कीजिए कि मदनी के ऑर्डर में एकता की बात की गई है और कुर्बानी की भी बात की गई। और जैसा कि इस ऑर्डर से जाहिर है, इस अपील से सब कुछ जाहिर है
कि यह सब कुछ कौम के नाम पर हो रहा है। सवाल यह है कि कौम के नाम पर एकता, कुर्बानी और फतवा सब चलेगा, लेकिन अगर कोई यह कह दे कि एक हैं तो सेफ हैं, तो सबके पेट में मरोड़ शुरू हो जाता। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटर ये आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और ये जो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है, एक छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह राजनीतिक पार्टी है या कोई सामाजिक संगठन है या कोई धार्मिक संगठन। सवाल यह है कि इस चिट्ठी का मजमून, इस चिट्ठी में जो लिखा गया है, चिट्ठी में जो अपील की गई है, वो यह कहता है कि इन दोनों प्रत्याशियों को इसलिए आपको वोट देना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि ये कौम के लिए लड़ते हैं। और वो ये भी कहता है कि कौम के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए नहीं, कौम के फायदे के लिए हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आपको कि ये सेकुलर बात है, ये सेकुलर अपील है, और इससे सेकुलरिज्म को बहुत ताकत मिल रही है, इससे इस देश की धर्मनिरपेक्षता क्या बहुत मजबूत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले उलेमाओं से जुड़े एक और संगठन ने, जिसका नाम ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, उसने भी कुछ इसी तरह की चिट्ठी जारी की थी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लिखी गई उस चिट्ठी में भी समर्थन देने का ऐलान था, लेकिन साथ में 17 शर्तों की एक लिस्ट भी थी, जैसे मुस्लिमों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन, वक्फ संपत्तियों की कब्जा मुक्ति वगैरह वगैरह। गौर कीजिए कि जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को चिट्ठी लिखी जाती है, तो उसमें समर्थन के साथ साथ शर्तें जोड़ी जाती हैं। यानी हिंदू संगठनों, पार्टियों और नेताओं को अगर समर्थन देना हो तो वहां सशर्त समर्थन होता है, लेकिन यहां जब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल अबू आजमी और इम्तियाज जलील को समर्थन देती है तो बिना शर्त समर्थन। सवाल यह उठता है कि क्या इसलिए कि ये दोनों मुस्लिम हैं? और अगर ऐसा है तो इसे क्या कहते हैं? उनकी भाषा में फिरका परस्ती। ये फिरका परस्ती यानी कि मजहबी भेदभाव या सांप्रदायिकता वाला काम है। और मजेदार बात यह है कि इस फिरका परस्ती को भी एकता और भाईचारे का नाम दे दिया जाता है। उसको जो बात कौम से कही जा रही है, कौम की भलाई के लिए कही जा रही है, और कौम के लोग कौम के हक में अपील कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो लबादा है, उस पर जो मुलम्मा है, वो सेकुलरिज्म का है, धर्मनिरपेक्षता का है। और एक बार उनका हाल भी देख लीजिए जिन्हें यह समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू होने से पहले अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी के सामने अर्जी लगाते दिख रहे हैं। और ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी हैं जिन्हें इसी साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया था। मुलाकात के दौरान अबू आजमी ने सलमान अजहरी से चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। अजहरी ने भी भर भर कर दुआएं दी और कहा कि खुदा आपको कामयाबी दे। अजहरी ने कहा कि अगर आजमी जीत कर आते हैं तो रसूल की शान बनी रहे, कोई बेअदबी ना करे। और आजमी ने भी भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। यानी वोटिंग से पहले अबू आजमी ने भी अपनी सेटिंग कर ली। लेकिन अगर कोई उनसे पूछ ले कि धर्मनिरपेक्षता के उन नारों का क्या हुआ जो आप जोर जोर से लगाते रहते हैं, तो एक बार जरा उनका जवाब भी सुनिए, क्या गोलमोल जवाब देते हैं। आजमी साहब एक सीनियर लीडर हैं आपसे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी लगातार इस बात का नारा देती है कि हम संविधान बचाओ के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी आपको लगता है कि आपके ऊपर बनती है कि अगर हम एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड रखें जहां पर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वोट ही टर्न आउट हो, अगर आप एक ऐसी अपील करते तो आपको नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर हम ये कहते तो क्या मेरे इलाके से हम लोग उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को वोट देते? क्या सारे मुसलमानों ने किसको वोट दिया? उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को वोट दिया
अगर उनको लगता था कि उम्मीदवार हमारा नहीं तो वो नोटा में चले जाते हैं, लेकिन सबने वोट दिया। हम चाहते हैं कि सेकुलर लोग चुनकर आए, जो देश के तमाम धर्म के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, जो मंदिर मस्जिद में कोई अंतर नहीं समझते हैं, ईद बकरीद होली दिवाली में कोई अंतर नहीं समझते हैं, इस देश की एकता में रखते हैं, उन्हीं के लिए वोट करने की बात हो रही है। तो जब अबू आजमी से पूछा गया कि धर्म के नाम पर वोटों की गोलबंदी क्यों कर रहे हैं, तो कैसे सेकुलरिज्म याद कराने लगे, यह भी आपने देख लिया। वोटिंग से 24 घंटे पहले मौलानाओं से मुलाकात के बाद भी अबू आजमी की जुबान पर वही भाईचारा, एकता, धर्मनिरपेक्षता, बातें सब वही है। मतलब आजमी और अजहरी की यह मुलाकात देश हित में, सबके फायदे के लिए। इसमें बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि मौलाना को किस फसादी बयान के लिए जेल भेजा गया था। और खुद अबू आजमी मंच से नारे लगा चुके हैं कि 6-8 मुसलमानों को जिता दो, फिर सबको औकात दिखा देंगे। मतलब इनकी बवाली मंशा भी धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म के दायरे में आनी चाहिए। और पीएम मोदी अगर एक हैं तो सेफ हैं बोल दें तो उन पर उन्माद फैलाने का आरोप लग जाता है। बहरहाल पॉलिटिक्स में डबल स्टैंडर्ड का खेल का एक इकलौता उदाहरण नहीं है। अभी और भी दिखाते हैं आप, जरा इनको देखिए। स्वरा भास्कर नाम सुना होगा आपने, किसी जमाने में एक्ट्रेस हुआ करती थी। फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और राजनीति के करीब हैं, क्योंकि शौहर फहाद चुनाव मैदान में है। जब एक्ट्रेस थी तो राजनीति में धर्म के रोल को लेकर लंबे चौड़े भाषण दिया करती थी, सोशल मीडिया पोस्ट लिखा करती थी। और तो और जब पिछले दिनों गणपति पूजा के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे, तो इन्हीं मोहतरमा ने हंगामा खड़ा कर दिया था। और जरा अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। कुर्सी पर बैठे हैं सज्जाद नोमानी, और नोमानी इस चुनाव में क्यों चर्चा में है आपको पता ही होगा, क्योंकि वो खुले मंच पर आकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो एमबीओ को सपोर्ट करेगा। तो नोमानी के समर्थन वाले लिस्ट में अपना नाम चढ़वाने के लिए फहाद अहमद अपनी बीवी स्वरा भास्कर के साथ पहुंचे। और फहाद मुंबई की अनुशक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार हैं। इस मुलाकात का स्वरा पर क्या गजब का इंपैक्ट हुआ, वो देखेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। जो स्वरा भास्कर एक गैर चुनावी कार्यक्रम, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी चंद्रचूड़ के घर गए थे, उस समय कोई चुनाव नहीं था, और उस समय उसका कोई मकसद किसी भी तरीके से किसी चुनाव को प्रभावित करना नहीं। तब उन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, इतनी सारी बातें इस देश के धर्मनिरपेक्षता और जो जुडिशियल न्यूट्रलिटी की बात होती है, सबकी दुहाई दे दी। लेकिन आज जब चुनावी मौका है, और अगर देखा जाए तो नैतिक और संवैधानिक और तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से धर्म के आधार पे, मजहब के नाम पे, कौम के नाम पे वोट मांगना न तो नैतिक है और न तो संवैधानिक है। लेकिन स्वरा भास्कर को देखिए, और यही बात नहीं खत्म होती है। जब मौलाना से मिलकर निकली तो उनका भाषण जब आप सुनेंगे तो आपको एक बार ऐसा लगेगा कि ये बड़े बड़े मौलानाओं को पीछे छोड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वीडियो देखने के बाद बड़े बड़े मौलाना भी घबरा जाएं कि साहब इतनी अच्छी तकरीर तो हम भी नहीं कर सकते। एक बार जरा सुनिए। 17 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया था और कहा था कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है और इस तरीके से वोट मांगना उसका उल्लंघन। यहां एक और बयान की याद मैं स्वरा को दिलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केएम जोसेफ ने एक दफा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि अल्पसंख्यक के नाम पर वोट बैंक बनाना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि धार्मिक पहचान के आधार पर वोटिंग करने से राजनीतिक दलों के बारे में
तर्क संगत विश्लेषण करने की क्षमता प्रभावित होती। लेकिन इस देश में कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर पिछले 70 सालों से वोट मांगे जा रहे हैं, वोट गोलबंद किए जा रहे हैं, एकजुट किए जा रहे हैं, और वो सब धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आते हैं। लेकिन आज जब कोई कहता है कि एक हैं तो सेफ हैं, तो एक सांप्रदायिक सियासत बन जाती है। तो ये नारा तो अभी नया नया लगना शुरू हुआ है, लेकिन इस देश में कौम के नाम पर जैसी चिट्ठियां आपको हमने दिखाई, जिस तरह की अपील हमने आपको दिखाई, ये कोई पहली बार नहीं है। इस देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों से बड़े बड़े इमाम और मौलाना किस तरह के अपील और कई बार किस तरह के फतवे जारी करते रहे हैं, उसका एक लंबा इतिहास है, एक लंबा सिलसिला है। लेकिन 70 सालों तक यह सब कुछ सेकुलर सियासत, एक धर्मनिरपेक्ष सियासत के नाम पे चलता रहा। और आज जब कुछ पार्टियां और कुछ नेता हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो सब एक तरीके से सांप्रदायिक सियासत के कैटेगरी में आ जाती। तो अब महाराष्ट्र से आगे बढ़िए और एक और राज्य जहां कल मतदान होना है, वहां झारखंड का हाल देख लीजिए। वहां पहले सामाजिक न्याय के नाम पर आदिवासी मुस्लिम एकता का नारा बुलंद किया गया, लेकिन रोटी बेटी के नारे को सांप्रदायिक घोषित, अब एक तरीके से सांप्रदायिक घोषित किया जा रहा है। महाराष्ट्र वाला मौलाना प्रयोग यहां भी दिखाई दे रहा है। जमाते उलेमा ने मुसलमानों को कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के पक्ष में वोट करने का एक तरह से व्हिप जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया। और अगर यही कुछ हिंदू संगठनों या नेताओं ने कर दिया होता तो उन्हें तुरंत ही एक तरीके से सांप्रदायिक करार दे दिया जाता। मौलानाओं के फरमान का मुस्लिम मतदाताओं पर क्या असर होता है, यह तो रिजल्ट में स्पष्ट होगा, लेकिन उस पर हमले जरूर हो रहे हैं, जवाबी हमले जरूर दिख रहे हैं। मौलानाओं की करतूत के खिलाफ हिंदू संतों ने एकजुट होकर बिगुल फूंक दिया है। देश के कई प्रमुख साधु संतों ने पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ है का समर्थन करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है और लोगों से सनातन के लिए मतदान करने की अपील की है। इन साधु संतों का कहना है कि देश में मुस्लिम धर्मगुरु हिंदुत्व विरोधी सरकारों के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू समाज को भी एकजुट होकर हिंदुत्ववादी सरकारों के समर्थन में वोट करना चाहिए। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। तो अभी आप मेरे दोनों तरफ अगल बगल इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे दो बयान देख रहे हैं। योगी का बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी का एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी भी जान लीजिए। इस देश में लंबे वक्त तक, करीब 70 सालों तक चुनावों में मुस्लिम वोटों की गोलबंदी एक तरीके से कौम की एकता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लबादे में घिरी रही। उस पर ऐसे ऐसे शब्दों का मुलम्मा चढ़ा दिया गया कि लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि असल में एक घोर सांप्रदायिक सियासत चल रही है। लेकिन इस बार यह पहला चुनाव है जब मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने की मौलानाओं की कोशिश को
वोट जिहाद कहा गया है। देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव के बाद इस फ्रेज को गढ़ा था और इसका असर यह हुआ कि सामने से पहली बार हिंदू एकता के लिए सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा आ गया। जबकि याद रखिएगा कि योगी ने यह नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद दिया था और बाद में यह बात इस संदर्भ में आई कि जातियों में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है यह नारा। जबकि दूसरी तरफ मौलानाओं को जरा एक बार देखिए, वो क्या कर रहे हैं। खुलेआम मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी हो रही है, कोई लाज शर्म नहीं, किसी तरह की गोलमोल बात नहीं, एकदम खुलेआम। और उसे भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्मनिरपेक्षता का लबादा उड़ाकर उसे पेश किया जा रहा है कि यह देश की एकता और भाईचारे के लिए जरूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि वोट जिहाद बनाम नोट जिहाद की लड़ाई अब क्या ट्विस्ट ले चुकी है। महाराष्ट्र की इस खबर को जरा देखते हैं। काही नैतिकता राहिली की नाही या देशामध्ये तर भारतीय जनता पक्षाने माफी मागून राजीनामे दिले पाहिजेत या देशातून। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। तो अब बात उस कैश कांड की जिसने महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप लगाया है बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले विनोद तावड़े पर जो आरोप लगे हैं जरा उसे डिटेल में समझ लीजिए। मामला मुंबई से सटे वसई विरार का है, जहां एक होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को घेर लिया। वीवीए के कार्यकर्ताओं का दावा है कि बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए यहां आए हुए थे और उनके पास 2 डायरियां भी थी जिसमें 15 से ज्यादा लोगों के नाम और कुछ आंकड़े दर्ज थे। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने विनोद तावड़े को लोगों को पैसे बांटते हुए देखा है। इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चुनाव आयोग की शिकायत पर तावड़े पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब घटना से जुड़े जरा वीडियो को गौर से देखिए और समझिए कि क्या हुआ है। आज आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है उसमें विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर कर रखा हुआ है। इसको देखिए, जरा अप साउंड करके भी सुनाइए उसकी आवाजें। कुछ लोग फोन से उनका वीडियो भी बना रहे हैं। इस बीच हंगामा बढ़ता है और कुछ लोग हाथ में पैसे लेकर लहराने लगते हैं और तावड़े के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इस वीडियो में आपको एक शख्स बैग से एक लिफाफा निकालते हुए दिखेगा। वो पुलिस के सामने ही लिफाफा निकालता है और उसे फाड़कर कैश हवा में लहराने लगता है। इस पूरे वीडियो में आपको साफ साफ नजर आएगा कि पुलिस और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने तावड़े को घेरा हुआ था और उनमें से कुछ लोग पैसे लहरा रहे थे। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक दर्शक के तौर पर इसको समझने की कोशिश करिए कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे कि यह साबित होता है कि विनोद तावड़े ने पैसे बांटे। यह आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। एफआईआर हो गई है तो जांच भी होगी, लेकिन कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता कि विनोद तावड़े ने पैसे बांटे, क्योंकि विनोद तावड़े के पैसे बांटने का इसमें कोई भी सीन नहीं है और कोई भी तस्वीर नहीं। आगे इस घटना से जुड़ा एक और आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले पुलिस इस कैश कांड पर क्या कह रही है, जरा एक बार उनका वर्जन भी सुनिए।
यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में बीजेपी के लोग थे, नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर लॉन्च की है उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और बीएनएस इसके तहत वो एफआईआर हुई है और थर्ड एफआईआर भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए हम वो भी एफआईआर कर रहे हैं। तो जैसा कि पुलिस बता रही है कि विरार के होटल के एक कमरे में बीजेपी की और दूसरे कमरे में बहुजन विकास आघाड़ी की मीटिंग चल रही थी। हालांकि वीवीएफ के नेताओं का दावा है कि विनोद तावड़े जब होटल के अंदर बैठक कर रहे थे तब होटल का मेन गेट बंद था, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि दोनों पार्टियों की बैठक चल रही थी और उसके बाद यह हंगामा हुआ। अब आप इस कांड का एक और वायरल वीडियो देखिए। इसमें विनोद तावड़े और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता क्षितिज और हितेंद्र ठाकुर के समर्थकों के बीच जोरदार बहस चल रही है। कार्यकर्ता उन्हें घेर कर चोर चोर चिल्ला रहे हैं और कैश लहरा रहे हैं। इसी बीच एक शख्स विनोद तावड़े के सामने टेबल पर कैश का बंडल रखता है, जिसे पुलिस तुरंत वहां से हटा देती है। वीवीए प्रत्याशी क्षितिज ठाकुर का दावा है कि उन्हें पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया और इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी और क्षितिज ठाकुर के आरोपों पर विनोद तावड़े का कहना है कि क्षितिज मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सच क्या है इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। तो एक सवाल तो इसमें और जरूर है, और वो ये कि क्षितिज ठाकुर अगर कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था कि विनोद तावड़े यहां 5 करोड़ रुपए लेकर आने वाले हैं, तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को पहले से क्यों नहीं दी? और अगर वाकई विनोद तावड़े ने कैश बांटा तो ये जो हंगामे का पूरा वीडियो बनाया उन्होंने, बेहतर होता कि वो पैसे बांटने के, कैश बांटने के वीडियो बना लेते, एक आध तस्वीर ही क्लिक कर लेते, कम से कम ये साबित तो हो जाता। लेकिन अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद जो साबित हो रहा है वो ये कि बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, उनके हाथों में पैसे थे और उन्होंने ही विनोद तावड़े के सामने वो कैश रखे, कैमरे के सामने लिफाफा फाड़कर कैश निकाला। वो लिफाफा किसने दिया, वो कैश कहां से आया, वो विनोद तावड़े ने बांटा कि नहीं बांटा, इसका कोई सबूत नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। जबकि क्षितिज ठाकुर कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था, तो पहले से पता था तो पुलिस को भी पहले से बता सकते थे, और वो जो तस्वीरें बाद में उन्होंने बनाई, जो वीडियो बनाया वो पहले बना सकते थे, कैश बांटने की वीडियो बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिलहाल इस कैश कांड को लेकर बहुत सियासत हो रही है और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इसे बीजेपी का नोट जिहाद कह रहे हैं। एक बार जरा उद्धव ठाकरे को भी सुनिए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं
ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिया जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। तो इस मामले में पुलिस अब से थोड़ी देर बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसके बाद और भी डिटेल इसके बारे में पता हमें चलेगी। इससे पहले जरा हम एक बार राकेश त्रिवेदी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी का, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में अभी क्या अपडेट है और क्या जानकारी मिल रही है। राकेश। देखिए, इस मामले में जो वसई विभाग पुलिस है वो मामले की छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, और जो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अलग अलग लोगों के जो बयान दर्ज किए जाने की जो प्रक्रिया है वो वहां चल रही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष की अलग अलग पार्टियां हैं, बहुजन विकास आघाड़ी समेत वो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको भुना गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से खुद विनोद तावड़े जो जब यहाँ पर आकर के कोई प्रतिक्रिया देने वाले थे, मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। तो ये अब तक का जो पूरा इस मामले में, लेकिन मैं राकेश से जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस को 5 करोड़ कैश वाला कोई बैग मिला है क्या? जब ये आरोप है कि 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे, तो क्या जो कैश की बरामदगी हुई है 5 करोड़ या कुछ करोड़ों में हुई है क्या कहीं? और जिस डायरी की बात कही जा रही है, क्या उसमें कोई ऐसी बात निकल के आई है जिससे कि पता लगे कि यहां कैश बांटा गया? देखिए, पहली बात जो कैश की बात है, एक बैग मिला है, उसमें 9,50,000 के आसपास, तकरीबन 9.5 लाख के आसपास का कैश मिला है। उसमें आप 5 करोड़ छोड़िए, उसमें 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 9 लाख का कैश मिला है। वो कैश किसका है, अभी ये एक जांच बाकी है। ये सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। दूसरा जो सवाल है डायरी का, तो 2 से 3 डायरियां जो है खुद ठाकुर परिवार ने मीडिया के सामने लहराई हैं। उसमें कुछ पन्ने हैं, 15 लोगों के नाम है, उनके आगे कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं। आंकड़ों में 300, 500, 300 ऐसे लिखे हुए हैं। अब ये 300-500 रुपए हैं, 300-500 लाख हैं, ये या फिर ये लोगों के नंबर हैं, 300 लोग, 500 लोग, या अलग अलग टेबल, बूथ, अलग अलग इलाके, परिवार, ऐसी कोई उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी या नहीं गई थी? तो इसका क्या रेफरेंस है, इसको भी लेकर के जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। तो वोटिंग के कुछ घंटे पहले, 12-13 घंटे पहले इस तरह की खबर आने के बाद जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है, और वोट जिहाद वर्सेज नोट जिहाद की जो लड़ाई है वो एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न ले चुकी है। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल देश का मूड मीटर में वक्त हमारे पास इतना ही था।